आज के वीडियो में हमको एक डेरिवेशन स्टडी करना है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो शुरू करते हैं। डेरिवेशन का टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हम लोग कंसिडर करेंगे। कॉइल का शेप कैसे होगा? सर्कुलर। और हमारा जो डेरिवेशन होगा वो सर्कुलर कॉइल के एक टर्न के लिए होगा। का मतलब एक वायर का सिंगल टर्न है सर्कुलर। और फिर फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग उसी फॉर्मूला को n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। का मतलब फाइनल फॉर्मूला अगर 1 टर्न का है तो उसको n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड n टर्न्स का मिल जाएगा। तो डायग्राम में मैंने एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ किया है। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है। Let O be the center and let R be the radius of the circular coil. तो इस डायग्राम में हमको बहुत सारी बातें विजुअलाइज करनी है। सबसे पहले जो मैंने सर्कुलर कॉइल ड्रॉ किया है उसको विजुअलाइज करो। ओके, तो एक सर्कुलर कॉइल हम लोग एज्यूम करेंगे। ऑफ कोर्स ये सर्कुलर शेप नहीं है, दिस इज रेक्टेंगुलर, बट इसको हम लोग एक सर्कुलर कॉइल की तरह एज्यूम करेंगे। तो अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो ये उसका प्लेन हो गया। दिस इज प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो मैंने डायग्राम में सर्कुलर कॉइल को ऐसे ड्रॉ नहीं किया है। रिमेंबर, मैंने डायग्राम में सर्कुलर कॉइल को ऐसे ड्रॉ किया, कुछ इस तरह, लाइक दिस। इसका मतलब डायग्राम में सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन होगा वो इस वाइड बोर्ड को परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम में सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन होगा ये इस वाइड बोर्ड को परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब व्यू कुछ इस तरह होगा और ये होगा सर्कुलर कॉइल का फ्रंट व्यू। का मतलब अगर मैंने सर्कुलर कॉइल को समझो यहां से ऑब्जर्व किया होता, ये सर्कुलर कॉइल है और मैंने इसको यहां से ऑब्जर्व किया तो मुझे पूरा सर्कल दिखता, लाइक दिस। तो हम लोग सर्कुलर कॉइल को कुछ इस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। लेट O बी द सेंटर एंड लेट R बी द रेडियस। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये जो लाइन है इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अब ये एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन जो कॉइल के सेंटर से पास होगा और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो गया एक्सिस। फिर हम लोग इस एक्सिस पे एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे जिसका हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो our aim is to find magnetic field at point P. Let distance of point P from the center of the coil be x. तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस r है और पॉइंट P का डिस्टेंस कॉइल के सेंटर से x है। And our aim is to find magnetic field at point P. और पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। तो यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ हमको पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ एज वी नो व्हेन वी अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ टू अ कंडक्टर वी डिवाइड द कंडक्टर इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो अगर इस सर्कुलर कॉइल को बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस सर्कुलर कॉइल को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करो and every element is of the length dl। तो ये पूरा सर्कुलर कॉइल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और हर एक पार्ट को बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट का लेंथ होगा dl। तो कुछ इस तरह हम लोग पूरे सर्कुलर कॉइल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड एलिमेंट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल का ऐसे फ्रंट व्यू है तो ये उसका ऐसे फ्रंट व्यू हो गया। तो मतलब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। तो पूरा का पूरा सर्कुलर कॉइल लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड हो गया।
नाउ वी कंसीडर टू एलिमेंट साइमल्टेनियसली। तो इस डेरिवेशन में हमको एक एलिमेंट नहीं कंसीडर करना है, हमको दो एलिमेंट एक साथ कंसीडर करना है। और जो दो एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे वो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। जो दो एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, दीज टू एलिमेंट्स आर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब एट द टू एंड ऑफ डायमीटर। जैसे ये दो एलिमेंट देखो, इनको बोलेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। वैसे ये दो एलिमेंट देखो, ये भी होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। इवन दीज टू आर डायमेट्रिकली अपोजिट, इवन दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर कॉइल ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के फॉर्म में डिवाइड करो, और इसमें से किसी एक पेयर का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और किसी एक पेयर का फॉर्मूला मिल गया, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सर्कुलर कॉइल का हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो कंसीडर वन पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो एक एलिमेंट हम लोग ये कंसीडर करेंगे जिसको मैंने पॉइंट ए पे कंसीडर करना है, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा डीएल। और दूसरा एलिमेंट हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे, और इस एलिमेंट का भी लेंथ डीएल ही होगा, और इसको हम लोग पॉइंट बी पे रखेंगे। तो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और दोनों जगह पे एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल होगा। तो ये एक छोटा एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल है, ये भी एक छोटा एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल है। तो वी आर कंसीडरिंग टू एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ईच ऑफ लेंथ डीएल, और ये दो एलिमेंट कैसे होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सेम करंट आई इस एलिमेंट में पास होगा और सेम करंट आई इस एलिमेंट में भी पास होगा। बट डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट। इन दो एलिमेंट में जो करंट पास होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों करंट की डायरेक्शंस एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। फिर हमको पॉइंट P को A के साथ ज्वाइन करना है और पॉइंट P को B के साथ ज्वाइन करना है। If point P is on the perpendicular bisector, then distance PA and distance PB has to be equal. तो जितना डिस्टेंस PA होगा उतना ही डिस्टेंस PB होगा, let that distance be A। तो यहां देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है AOP, तो ट्रायंगल AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देयर इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर आल्सो व्हिच इज POP। तो वी कैन टेक AOP या वी कैन टेक BOP आल्सो, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल एंड बोथ विल गिव द सेम इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट का जो यहां पे पॉइंट ए पे रखा है उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे एट पॉइंट P, और उसको कॉल करेंगे dB1। तो dB1 इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट A। फिर हम लोग इस एलिमेंट का पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे और इसको कॉल करेंगे dB2। तो dB2 is magnetic field at point P due to element at B, and dB1 is the magnetic field at point P due to element at A। तो पहले हम लोग dB1 और dB2 को फाइंड करेंगे। तो देखो डेरिवेशन का स्टेप नंबर 1। इन स्टेप नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड dB1 at point P due to the element dl of length dl at point A, और इस dB1 को फाइंड करेंगे यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला। तो dB1 का फॉर्मूला होगा μ0/4 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना, वहां पे r स्क्वायर था बायोट-सैवर्ट लॉ में। बट यहां पे एलिमेंट और पॉइंट P का डिस्टेंस r नहीं है, हमने इसको a डिफाइन किया है। तो जो बायोट-सैवर्ट लॉ में r स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, वो हमारे केस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। Because in the given situation, distance of the point from the center of the element is A। तो हम लोग क्या करेंगे, r स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया dB1 का वैल्यू। नाउ ये जो AP होगा, ये AP
इस एलिमेंट को परपेंडिकुलर होगा, का मतलब कंडीशन कुछ इस तरह होगा, कंडीशन कुछ इस तरह होगा। तो एलिमेंट डीएल यहां पे है और ये हो गया पॉइंट ए बी। हाँ, वी हैव टू जस्ट विजुअलाइज दिस कंडीशन। तो ये एलिमेंट डीएल यहां पे है और ये हो गया एपी, ठीक है, एपी को जिस तरह होगा। तो अगर हम लोग इस व्यू से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री है ना। ये एलिमेंट है और ये एपी हो गया, तो एंगल कितना होगा देखो यहां पे 90 डिग्री। तो फिर एलिमेंट और एपी के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो सिंस थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा कितना हो गया 1। एंड अगर साइन थीटा 1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर साइन थीटा 1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, db1 इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया db1 का मैग्नीट्यूड। एंड db1 का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर db1। ये जो वेक्टर db1 होगा, ये वेक्टर db1 इस AP को परपेंडिकुलर होगा। ये जो वेक्टर db1 होगा, ये db1 इस AP को परपेंडिकुलर होगा, का मतलब AP और db1 के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। इनफैक्ट db1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय dl एंड AP। तो dl और AP का जो प्लेन बनेगा उसको db1 परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो ये मान लो dl है, ठीक है, और ये मान लो AP है। तो अगर ये dl वेक्टर का डायरेक्शन है तो ये AP वेक्टर हो गया। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ AP वेक्टर। तो db1 जो होगा ना, अगर मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया dl क्रॉस r, यहां पे r का मतलब l, तो इफ आई अप्लाई राइट हैंड रूल तो ये dl था, ये AP था, तो dl क्रॉस AP अगर करेंगे तो थंब इस तरफ होगा एंड दिस थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ db1। तो db1 जो होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा dl और AP को। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ db1 अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है। अभी db1 मिलने के बाद हमको फाइंड करेंगे db2। तो मैग्नेटिक फील्ड db2 एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट एट B। तो db2 का फॉर्मूला वापस बायोट-सैवर्ट लॉ, म्यू 0.4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर। यहां पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री। सेम सिचुएशन देखो यहां पे, जो a पे था वही B के होगा। तो अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 हो गया, एंड साइन थीटा 1 हो गया तो db2 कितना हो गया म्यू 0.4 पाई आई डीएल अपॉन a स्क्वायर। और db2 जो होगा वो भी इस सेगमेंट PB को परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर db2 इज परपेंडिकुलर टू BP। इनफैक्ट db2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ dl एंड PP वेक्टर। अभी अगर हम लोग db1 और db2 के मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ db1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ db2 इज सेम। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट उनके डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ db1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ db2 आर सेम बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। अभी हमको फाइंड करना है इन दोनों का रिजल्टेंट, बिकॉज पॉइंट P पे इन दो एलिमेंट के दो फील्ड है, एक db1 है और एक db2 है। तभी हमको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी प्रोसीड दिस डेरिवेशन फर्दर। करना है रिजल्टेंट ऑफ db1 एंड db2 एट पॉइंट P। इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो इनको फाइंड करने के लिए वी फॉलो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तब हम लोग क्या करेंगे, db1 और db2 को उनके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। और उसके लिए मैंने यहां पे एक एंगल डिफाइन किया अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिस एंगल हैज टू बी अल्फा बिकॉज AP और BP तो सेम है।
तो अगर AP और BP सेम है तो फिर दिस टू एंगल हैज टू बी सेम। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। एट द सेम टाइम AP और DB1 परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और अगर ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा ही होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का सम भी 90 है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। सिमिलरली बाय द सेम आर्ग्यूमेंट अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अभी इस dB1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, और उसके लिए मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया फॉर द रिजोल्यूशन। का मतलब dB1 वेक्टर इन दो एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे और dB2 वेक्टर भी इन दो एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे। तो dB1 के दो कंपोनेंट क्या होंगे, dB1 cos अल्फा और dB1 sin अल्फा, जहां पे एंगल उस एक्सिस पे cos। तो dB1 ने इस एक्सिस के साथ एंगल अल्फा फॉर्म किया, इसके लिए ये होगा dB1 cos अल्फा, दूसरे एक्सिस पे होगा dB1 sin अल्फा। वैसे dB2 वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ एंगल अल्फा फॉर्म किया है, जहां पे एंगल वहां पे cos, तो दूसरे एक्सिस पे क्या होगा उसका साइन कंपोनेंट। तो रिजॉल्विंग dB1 वेक्टर एंड dB2 वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, these are components of dB1 and these are components of dB2। नाउ अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो dB1 cos अल्फा है और ये जो dB2 cos अल्फा है, these two vectors are exactly in opposite direction and they have equal magnitude। इनका मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल है, बिकॉज dB1 और dB2 का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा तो सेम ही है। तो वी हैव these two vectors which are equal in magnitude and opposite in direction, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। इसका मतलब these two vector cancel each other। तो ये जो दोनों के cos कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जबकि इसका साइन कंपोनेंट और dB2 का साइन कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो एडिशन होगा। इसका मतलब पॉइंट P पे dB1 और dB2 का रिजल्टेंट क्या होगा, dB1 sin अल्फा प्लस dB2 sin अल्फा। पॉइंट P पे इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा dB1 sin अल्फा प्लस dB2 sin अल्फा, बिकॉज cos कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए। A similar argument can be made for other diametrically opposite elements। का मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग इस एलिमेंट का कर रहे हैं, हम लोग इस एलिमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं इन दो एलिमेंट का, तो वही कैलकुलेशन इनका भी होगा, वही कैलकुलेशन इनका भी होगा, वही कैलकुलेशन इनका भी होगा। इसका मतलब जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे ओवर द सर्कमफरेंस ऑफ द स्क्वायर, उन सब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का cos कंपोनेंट ऐसे कैंसिल होगा और साइन कंपोनेंट ऐसे ऐड हो जाएगा। साइन कंपोनेंट क्यों ऐड होगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब पूरे सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, वो इन सब dB sin अल्फा का एडिशन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरे सर्कुलर कॉइल का पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन सब dB sin अल्फा का एडिशन होगा, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके cos कंपोनेंट कुछ इस तरह कैंसिल होंगे और साइन कंपोनेंट सब सेम डायरेक्शन में होंगे। तो नाउ वी से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज एडिशन या इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dB sin अल्फा कंपोनेंट। का मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके साइन अल्फा कंपोनेंट का एडिशन होगा, एंड एडिशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो वी से रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P दैट इज B इज इंटीग्रेशन ऑफ dB sin अल्फा, का मतलब समेशन ऑफ dB sin अल्फा। एंड व्हाट इज dB1 एंड dB2 का वैल्यू, तो dB1 और dB2 का वैल्यू हमको क्या मिला था, इट वॉज μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। तो मैंने dB1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया। दिस dB कैन बी आइदर dB1 और dB2 बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो यहां पे आप dB1 या dB2 का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करो, विच इज μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर एंड इनटू sin अल्फा।
फिर साइन अल्फा अपने को मिलेगा इस ट्रायंगल में, तो कंसिडर ट्रायंगल AOP एंड इन ट्रायंगल AOP इफ अप्लाई साइन अल्फा रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा कितना है R अपॉन A, तो मैंने साइन अल्फा को लिखा R अपॉन A यहां पे, ठीक है। तो साइन अल्फा इज R अपॉन A। फिर A स्क्वायर इंटू A कितना हो गया A क्यूब, और जितने भी कांस्टेंट टर्म थे उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ट्रांसफर किया, तो एक्सेप्ट DL बाकी सब वैल्यूज कांस्टेंट हो गए, सो दे विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो म्यू 0/4 पाई I R अपॉन A क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे DL का करेंगे। अभी इंटीग्रेशन DL करेंगे, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमको इंटीग्रेशन DL सॉल्व करना है। इंटीग्रल DL का मतलब सब एलिमेंट का लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमको कॉइल का पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, ठीक है। तो इंटीग्रल DL का वैल्यू क्या होगा 2 पाई r। तो देखो ये स्टेप मैंने यहां पे कंटिन्यू किया, तो b इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई IR बाई A क्यूब, इंटीग्रल DL कितना हो गया 2 पाई r। अभी r इंटू r बन गया R स्क्वायर, ओके। अभी हमको ये फॉर्मूला लास्ट में फाइंड करने के लिए ये A क्यूब सॉल्व करना बाकी है, तो जैसे हमको A क्यूब कहां से मिलेगा हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो A क्यूब फाइंड करने के लिए वी कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल AOP एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम होगा A स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, देन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, आई राइट A इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बट रूट को लिख सकते हैं रेस टू हाफ, बट ये तो वैल्यू मिला A का, अपने को चाहिए A क्यूब, सो टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड वी गेट A क्यूब इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेस टू हाफ द होल क्यूब। सो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 1/2 इंटू 3 कितना होगा 3/2। तो ये हो गया A क्यूब का कैलकुलेशन। फिर ये A क्यूब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से B इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई A क्यूब, बट A क्यूब का वैल्यू था R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेस टू 3/2, ये हो गया A क्यूब का वैल्यू। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अभी इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस पाई के साथ ये पाई कैंसिल कर दिया, और फिर ये 2 जो है वो इस 4 के साथ डिवाइड होके 2 बच गया। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज टू 3/2। या तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो या मेमोराइज करो, या तो फिर इस फॉर्मूला को मेमोराइज करो, बिकॉज दोनों सेम ही है। बट आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू अपने को मालूम है 10⁻⁻⁷। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला था वो 1 टर्म के लिए था, अगर ऐसे n टर्म्स होंगे तो हमको क्या करना है, इसको n से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्म्स के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेस टू 3/2। सिर्फ मैंने n को मल्टीप्लाई किया। फिर इसी फॉर्मूला को देखो मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज ये जो पाई इंटू R स्क्वायर है ये सर्कुलर कॉइल का एरिया हो गया। तो अगर रेडियस R है तो सर्कुलर कॉइल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई R स्क्वायर। तो ये जो पाई R स्क्वायर है उसको मैंने A लिख दिया, वेयर A इज एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी इसके बाद हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस। फाइनल फॉर्मूला वाज B इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज टू 3/2। इसमें R क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। X क्या है, तो X होगा पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉइंट P का है, और पॉइंट P कहां पे, ऑन द एक्सिस। ओके, नाउ इन केस 1 अगर ये पॉइंट P सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे होगा, तो ये पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो अगर ये पॉइंट P समझो यहां पे आ गया तो फिर X कितना हो गया 0। तो व्हेन पॉइंट P कम्स टू द सेंटर X बिकम 0। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में X को 0 लिखना है।
अगर x 0 होगा तो ये हो जाएगा r²3/2, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, r³ बचेगा। बट इन द न्यूमरेटर वी हैव r², इन द डिनोमिनेटर वी हैव r³, तो इसका क्या होगा डिवीजन r। तो इन दैट केस b का फॉर्मूला होगा μ0/4π 2πi/r। If you remember, we got the same formula for magnetic field at the center of a current carrying coil. ये फॉर्मूला 1 टर्न के लिए है, अगर आपको n टर्न्स का फॉर्मूला चाहिए तो उसको n से मल्टीप्लाई करो। केस नंबर 2 में ये पॉइंट P इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल। तो अगर ये पॉइंट P समझो कॉइल से एकदम दूर होगा, बिकॉज एक्सिस गोज अप टू इंफिनिटी, तो ये पॉइंट P इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, देन x विल बी वेरी लार्ज, बट कॉइल का रेडियस तो उतना ही रहेगा। तो अगर पॉइंट P एकदम दूर होगा तो x जो वैल्यू होगा इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, और वी कैन से r इज वेरी मच स्मॉलर देन x। एंड अगर r x से छोटा है तो r² जो होगा वो भी x² से बहुत ही छोटा हो जाएगा। एंड अगर r² x² से छोटा है तो फिर वी कैन निग्लेक्ट r² एज कंपेयर टू x²। तो x² के कंपैरिजन में r² निगलेक्ट होगा, ये r² निगलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ ये जो एडिशन है उसमें r² को निगलेक्ट करेंगे, बिकॉज x² जो है वो लार्ज है। तो इसमें से r² हटा दो, तो अगर ये r² निगलेक्ट कर दिया तो बचेगा x²3/2, आपस 2 और 2 केस कैंसिल, वी गेट x³। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट अ पॉइंट P विच इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द center of the coil. And finally, we draw the graph of magnetic field with distance x. तो पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस x के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं उसका ग्राफ। तो B is on the y axis and distance x is on the x axis। यहां पे x क्या है, डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉइंट कौन सा है, x = 0। x0 कहां पे था, सेंटर पे, का मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉइल का सेंटर है, एंड सेंटर से राइट साइड पे x होगा पॉजिटिव, तो ये कॉइल का राइट साइड हो गया। एंड अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे कॉइल के लेफ्ट की तरफ तो वहां पे x हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज राइट साइड ऑफ द कॉइल एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल एंड दिस इज कॉइल का सेंटर। ना कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू विल डिक्रीज, बिकॉज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखो यहां पे, तो जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा B का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो कॉइल के सेंटर पे B मैक्सिमम, उसके बाद जैसे x का वैल्यू इंक्रीजेस B का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। B का वैल्यू डिक्रीज होगा लेकिन 0 नहीं होगा, एंड B का वैल्यू 0 कहां पे होगा, व्हेन x इज इनफाइनाइट। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ये जो B होगा ये 0 होगा। और यही ग्राफ कॉइल के लेफ्ट साइड पे रिपीट होगा। तो इस तरह भी क्या होगा, जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा B का वैल्यू डिक्रीज होगा, का मतलब ये दोनों मिरर इमेज होंगे। तो ये होगा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।